आज के क्लास में हम लोग कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स पर चर्चा करेंगे, उसके थ्योरी को पहले समझेंगे और फिर न्यूमेरिकल पर काम करेंगे। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने के लगभग नज़दीक हैं, लेकिन जो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी है, कॉन्सेप्शन है, उस थ्योरी कॉन्सेप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें क्या बेसिक गणित का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक गणित बता दें। तो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ, इसको साइड में आप कहीं भी लिख लीजिएगा ताकि जब हम थ्योरी आपको लिखवाएं पढ़ाएं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो बेसिक मैथ्स में बाबू सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा कि जैसे ये मान लो कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहां से मान लो कोई प्रकाश की किरण आई जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर है। तो बताइए जब मुख्य अक्ष के समानांतर है तो ये तो आपतित किरण है, तो परावर्तित किरण किधर से गुजरेगी बताइए। तो हम लोग जानते ही हैं कि मुख्य फोकस से होके गुजर जाएगी। ये परावर्तित किरण किधर से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। अब ये बात समझिए, हम सब लोग जानते हैं, ये बेसिक बात अभी हम बताएंगे 5 मिनट पहले आप लोगों को। जानते हैं हम लोग कि जब भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो और उसी जगह से फिर अगर रिफ्लेक्ट होती है, मान लीजिए समतल दर्पण है तो एक अभिलंब बनता था, याद है आप लोगों को? नॉर्मल बनता था। तो ये जो दर्पण है तो क्या ये नॉर्मल नहीं बनाएगा? निश्चित तौर पर बनाएगा। तो ये जो नॉर्मल बनाएगा बाबू, ये वक्र जहां से मान लो समझो ये नॉर्मल बना, ये नॉर्मल को जब हम खींचेंगे आगे तो किधर से क्रॉस करेगा? वक्रता केंद्र से। तो ये आपका नॉर्मल बन गया, इसको हम नॉर्मल अभिलंब कहेंगे। इस रेखा का क्या नाम रहेगा? अभिलंब। तो एकदम ज़हन में बैठा लो कि कभी भी हम जब प्रकाश की किरण को किसी परावर्तक सतह पर आपतित करेंगे तो परावर्तित होने के बाद उनके बीच जो है एक नॉर्मल जो होगी वो किधर से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसी चीज को दूसरे पॉइंट पर आपको हम समझाएंगे। ये इसका काम खत्म हो गया है, सिर्फ मुझे क्या बताना था कि ये जो अभिलंब है, अभिलंब समझ में आया? अभिलंब किधर से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। अब जब देखिए सर इसी फिगर को बढ़िया तरीका से, अब ये अभिलंब है, इसी चीज को यहां से समझे। यहां से जो ये कोण है, कुछ तो कोण बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कुछ कोण बनेगा ना जी? याद नहीं है क्या पीछे का बताया था? ये कोण कुछ बनेगा, यहां भी तो वही कुछ एंगल बनेगा। मान लिया जाए कि मैंने इस एंगल को कितना माना? थीटा, थीटा। अब आप आइए मैथमेटिक्स की दुनिया में जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि जब कोई दो समानांतर रेखा गुजर रही हो, बिल्कुल समानांतर है, तो उसको कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो ये वाला कोण अगर x है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये सब आप 10th क्लास में बहुत बढ़िया से सर आपको पढ़ाए होंगे मैथ्स में। तो ये वाला कोण अगर x है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा सर? x। तो गौर कीजिए, आप इस अभिलंब को बढ़िया से एनालाइज कीजिए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये रेखा और ये रेखा जो मुख्य अक्ष है और आपतित किरण बिल्कुल समानांतर है और ये अभिलंब बिल्कुल तिर्यक की तरह व्यवहार कर रहा है ना? तो जब तिर्यक की तरह व्यवहार कर रहा है तो ये थीटा है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? बोलो, थीटा हो जाएगा ना बाबू? कोई दिक्कत? देखो हम आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा देंगे मैथ फिजिक्स का। ये डर जो है इसको निकाल लीजिए कि हाँ फिजिक्स के मैथ को तो यार रटना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे घंटा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कूल माइंड होकर के क्लास करें, घर में कुछ प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट को रटने की जरूरत नहीं। हम लोग करते क्या है कि बेसिक चीज पर फोकस नहीं करते, डायरेक्ट काम करने भिड़ जाते हैं। अब कमजोर जो चीज है वही रह जाता है। बेसिक चीज कमजोर है, बेसिक याद नहीं है, आप बार बार रिमाइंड कर, अच्छा ऐसा कॉन्सेप्शन, ऐसा कॉन्सेप्शन। ये कॉन्सेप्शन आपको 10th तक मिल चुका है, बस उसका थोड़ा सा हम याद करा देते हैं, उसके बल पे आपका बहुत प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। चलिए सर ये बात हो गया। अच्छा एक बात और आइए,
हम आपको बताएं कि बाबू आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। याद है आपको, कोण आई बराबर कोण आर। तो अब आप आइए इस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल हम चाहें तो इस फोटो में कर सकते हैं। ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना, बोलो थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मान लो कि ये कोण 30 डिग्री रहा होगा, तो ये भी कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो थीटा थीटा कितना, 2 थीटा। अब मिलाइए, देखिए अभी 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 हम लोगों ने देखा कि जब कोई समानांतर रेखा, दो समानांतर रेखाएं हैं, तो उसको अगर कोई तिर्यक रेखा कट करता है, तो तिर्यक रेखा में जो कोण बना रहा है, ये x बना, तो ये भी कितना बना, x बना। तो अब आप गौर से देखो, ये टोटल कितना कोण बना, तो थीटा जोड़ थीटा कितना, 2 थीटा। तो अब यहां से अब इसको भूल जाइए, इसके पे लाल रेखा जो हम खींचे इस पे आइए, ये वाला और ये वाले के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो थीटा थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा, तो ये 2 थीटा, तो ये भी कितना, 2 थीटा। बोलिए, कोई दिक्कत, इजी लग रहा है। अभी एकदम बच्चा वाला सब चीज सिर्फ माइंड मेकअप कर रहे हैं आपका, फिर देखिए कितना मजा आएगा, हम लोग कैलकुलेशन कितना फास्ट करेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो ये चीज आप लोगों को बनाने में आगे बहुत मदद करेगा। तो ये मतलब हम लोग यहाँ समझ चुके हैं। अब तीसरी बात को जो है हम लोगों को जो समझना है मोटा मोटी करके, एक आपके सामने हम यूज करेंगे समरूप त्रिभुज, हमेशा यूज होगा, खास तौर पे रे ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, ये सब भी आप पढ़ चुके हैं अंडर 10th क्लास में कि समरूप त्रिभुज क्या होता है, बस रिमाइंड कर दें, कोई बात नहीं। देखो, समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब, सम का मतलब समान, रूप का मतलब सकल, समान सकल का होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि हमने 2 त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ये लिया जिसका नाम दे दिया पी क्यू आर, दिख रहा है आप लोगों को बढ़िया तरीका से। अच्छा, एक त्रिभुज और ले लेते हैं, छोटा ऐसा ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, ये कोण अगर मान लिया जाए कि x है और ये कोण भी क्या मान लिया, x है, ये दोनों कोण क्या है, बिल्कुल समान। सपोज करो, मान लेने वाला शब्द हम इस्तेमाल किए। तो पी क्यू आर और एबीसी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अगर ये कोण और ये कोण इसका सेम है, और ये कोण और ये कोण इसका सेम है, मान लो इसका कोण y है, इसका भी कितना है, y है, सेम है, तो किसी भी दो त्रिभुज का, किसी भी दो त्रिभुज का यदि दो कोण, दो एंगल आपस में बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। यानी एक ही शक्ल का त्रिभुज। तो जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो नेचुरली बराबर हो ही जाएगा। तो हम इसको लिखते क्या है बाबू, कि जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो जाए, जैसे हम इसको समझा दें फिर से एक बार मिटा कर, मान लिया जाए, मान लीजिए कि मैं ये एक त्रिभुज लिखा पी क्यू आर और एक त्रिभुज ये लिखा ए बी सी। ये कोण x है, ये कोण x है, ये कोण y है, ये कोण y है। तो क्या होता है, किसी भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाए, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी तरीका से तुमको बराबर कर देना है, तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। और समरूप त्रिभुज का जो गुण है, जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो इसका एक प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज ये है कि अगर ये भुजा PQ को भाग दे दीजिए AB से, बस समझ में आ रहा है, ये गुण बता रहे हैं, PQ बटे AB बराबर QR बटे BC। यानी PQ को भाग दिए किससे, AB से, तो QR को किससे भाग दे दिए, BC से, तो बराबर PR बटे AC। समझ में आ रही है बात। आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हम लिख सकते थे, पहले हम AB बटा PQ लिखना है, बस ख्याल ये रखना है कि मैंने अगर ये साइड लिया है तो इसका ये साइड लेंगे, इसका ये साइड लिया तो इसका ये साइड लिया, तो
ए बी बटा, अगर शुरू इससे कर रहे हैं तो अगर ऊपर इसको दिया नीचे इसको देंगे, ऐसा लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। अच्छा, आपका मर्जी कि हम दो ही तक हमको जरूरत है तो दो ही पॉइंट लीजिए, जितना जरूरत है ले सकते हैं। ये सब समरूप त्रिभुज में शुमार होता है। तो जब भी समरूप त्रिभुज हो जाए, जब भी ज्योमेट्री का कोई त्रिभुज है और मैं उसे समरूप कर दिया, तो ये मुझे हक है कि मैं इसे इस फॉर्म में से कोई भी रूप इसका लिखने की अगर जरूरत पड़ रही है मुझे, तो मैं लिख सकता हूं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे चौथा नंबर पर कि यदि एंगल, जैसे कि मान लिया जाए ये कोई मैंने अवतल दर्पण लिया, चौथा नंबर, ये कोई मैंने चौथा नंबर के लिए अवतल दर्पण ले लिया है, समझिएगा बात को। और ये हो गया ध्रुव, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हुई आप प्रकाश की किरण आपतित हुई और ये किधर से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा। ठीक है जी। अब हमको अभिलंब देना होगा। अभिलंब के लिए तो हमने बता दिया कि ये किधर से गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर अभिलंब गुजरता है। चलिए सर, ये भी गुजर गया। ये कोण क्या बना, थीटा, जो कि मैंने इसमें समझाया। अब इसी चीज पे थोड़ा सा एक न्यू बात समझाना चाह रहे हैं। अवतल दर्पण जो होता है, यहाँ तो हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल ये झुका हुआ है, लेकिन सैलून में आप जाके देखना, क्या वो आपको गड्ढा दिखता है? नहीं दिखेगा। वो रियलिटी में आपको बिल्कुल प्लेन दिखता है, लेकिन वो होता प्लेन नहीं है, वो हल्का सा कर्व रहता है, हल्का सा कर्व। इस चीज को इमेज कीजिए, आप महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि ये बिल्कुल खड़ा है इस तरह से, ये इस तरह से हल्का सा मैंने कर्व किया है। ये हो गया मान लो मुख्य अक्ष ध्रुव, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। और हालांकि और बनेगा, क्योंकि जितना खड़ा रहेगा तो और वक्रता केंद्र कहाँ है, भागेगा पीछे। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य। समझाने के लिए हम बोल रहे हैं आपको, पहले समझ लो बात को, क्योंकि हम चाहते नहीं कि आप कोई चीज को रट करके जहन में दबाव डालें, ऐसा नहीं चाहते। मान लो कि ये प्रकाश किरण मैंने दिया, चलो इसको भी मानते हैं कि यहाँ पर से मुख अक्ष से गुजर गया, प्रकाश किरण गुजर गया, लेकिन अब जो नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा। तो एक छोटा सा मैंने दर्पण के लिए लिया है। अब ये एंगल जो है थीटा, क्या आप देख रहे हो ना, इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ही छोटा बन गया, जबकि मैंने इसे झुका के बनाया। तो इस केस में जब हम एंगल को इस फॉर्म में देखें, एंगल क्या है, एंगल का मान बहुत ही छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है? जब हम इसको बिल्कुल सीधा करके ले लेते हैं और इसको अगर हम स्ट्रेट खड़ा करेंगे तो और ये सी का मान और भागेगा इधर। तो इस केस में थीटा क्या हो जाता है, इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। और जब थीटा का मान बहुत छोटा हो जाएगा तो थीटा के बदला हम क्या ले सकते हैं, tan थीटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। थीटा के जगह पे हम क्या लेंगे, tan थीटा, जरूरत पड़ने के मुताबिक, जैसे ही हमको जरूरत जिस चीज का पड़ेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये पूरी कहानी थी जो आपको मैंने समझा दिया। फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं। जब प्रकाश की किरण आपतित हुई तो परावर्तित किरण किधर से गुजरेगा, मुख्य फोकस से। और जैसे ही आपतित किरण हो, परावर्तित किरण हो, तो मुझे एक अभिलंब चाहिए, और अभिलंब किधर से देंगे, इनके बीच में देंगे। इनके बीच में देंगे तो वो अभिलंब रेखा जो है किधर से गुजरते हुए निकलेगा, वक्रता केंद्र से। पॉइंट नंबर 1 पे ये समझा दिया था। अब देखिए दूसरा बात कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं तो उसमें जो तिर्यक रेखा होती थी, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो इसी के आधार पर ये कोण अगर मैंने थीटा दिया, ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर है, तो ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। दो कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट इसी में घुस गया है। फिर यहाँ पर वही नियम लगा, तो थीटा थीटा कितना, थीटा 2 थीटा। तो सारे कंडीशंस को देखते हुए फिर मैंने आपको समरूप त्रिभुज के बारे में बताया। समरूप त्रिभुज में क्या बताया कि अगर दो त्रिभुज मैंने लिया PQR और ABC, तो इसके इस केस पे मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC के। हाँ, ख्याल इस बात का रखिएगा, समरूप कैसे होता है, कम से कम दो कोण उसका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो ये चारों बातें आपको समझा दिए हैं। अब हम लोग किसी भी गोल या दर्पण, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो,
किसी भी गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच एक रिश्ता देखना चाहते हैं, एक संबंध देखना चाहते हैं कि उसके बीच कैसा संबंध है। तो हेडिंग पहले आपका हो जाएगा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ curvature and focal length। हिंदी में लिख लीजिएगा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, या वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। यानी मुझे आज के क्लास में आर और एफ के बीच संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम आपको चाहेंगे कि अवतल दर्पण में बता दें, फिर उत्तल दर्पण में बता देंगे। तो हेडिंग हो जाएगा आपका अवतल दर्पण में। सबसे पहले हम आपको किसमें बता रहे हैं, अवतल दर्पण में। जो बेसिक मैथ्स बता दिए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम आपको पिक्चर बना के दिखा दें, कैसे पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, कोई भी इमेज बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम जो बना रहे हैं आप उसी में सिद्ध करें कि जो सर बनाए वैसे ही कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है तो आप किसी भी फिगर में आप फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने एक अवतल दर्पण लिया, इसके मध्य में क्या है, ध्रुव है। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। क्वेश्चंस क्या कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर और फोकल लेंथ मतलब एफ, आर और एफ के बीच मुझे रिश्ता कायम करना है, संबंध बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आर क्या है, याद है आपको, पी और सी के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं बाबू, आर कहते हैं। हाँ याद होगा, छोटी छोटी बातें हैं। एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, याद है, एफ। पी और एफ के बीच की दूरी को एफ, इसको हम लोग फोकस दूरी कहते थे। छोटी एफ छोटे नोट करते थे, समझाए हुए टर्मिनोलॉजी में सब आएगा। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा फिगर दिया। अब चलो वस्तु को तुम या तो रख दो या अनंत से लेके आओ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काम वही करेंगे। चलो मान लो हम अनंत से लेके कोई वस्तु आ रहे हैं, तो अनंत से कोई वस्तु अगर आई है तो सबसे पहले प्रकाश की किरण क्या होगी, समानांतर गई। समानांतर गई तो क्या होगा, किधर से गुजरेगा जी, मुख्य फोकस से होके गुजरेगा। ये गुजार दीजिए आप मुख्य फोकस से। किसी को ऐतराज, कोई ऐतराज नहीं। देखो सब हम आपको एक भी पॉइंट्स छोड़ नहीं रहे समझाने के लिए, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक तरफ से वीडियोस को देखते हुए आइए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। चलिए सर, ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण, परावर्तित किरण। अभिलंब तो चाहिए ना बाबू, कहाँ पे होगा अभिलंब बताओ। अभिलंब कभी भी होगा तो इन दोनों के बीच में होगा। आपको जो मैंने अभी तुरंत बताया, मान लो ये कोई समतल दर्पण है, ये आपतित हुई परावर्तित हुआ, अभिलंब यही ना होता है जी बीच में। तो बीच में किधर से होगा, ये वाला हो गया अभिलंब, किधर से, डॉट 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 के पीछे मिलते दिए, थोड़ा सा इसको आगे ले आइए। चलिए सर, ये मत समझिएगा कि ये परावर्तित किरण है, नो, दिस इज नॉर्मल लाइन, अभिलंब रेखा है ना। ये है आपका आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण, समझे। चलिए सर, कुछ नाम दे दो प्यार से इसका, एक्स और वाई। बहुत मजा आता है हमको मैथमेटिक्स बताने में, फिजिक्स में खास तौर पे, क्योंकि बहुत इजीली समझाया जाता है। और मजा इसलिए आता है कि हर पॉइंट के पीछे एक बेहतरीन रीजन होता है, बशर्ते आप उस रीजन को समझें, तो फिर आपको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इस चीज पर। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। चलिए सर, का कोई दिक्कत? अच्छा, हम घस के लिखते हैं, आप लोग लिखते जाए हिसाब से, नो प्रॉब्लम। तो क्या करना है हम लोग, हाँ करना क्या है, चलिए देखिए, ये हो गया आपका, क्या मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं अपने हिसाब से, थीटा मान ले। तो ये कौन थीटा, तो ये कौन भी क्या थीटा, देख लो,
समानांतर रेखा है, तिर्यक रेखा मानो इसको, ये कोण थीटा तो ये कोण भी थीटा, कोई दिक्कत। और चूंकि ये जब अभिलंब है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये अगर 30 डिग्री तो ये भी कितना 30 डिग्री 60 डिग्री, अगर ये 45 तो ये भी 45, राइट। लेकिन ये थीटा तो ये भी थीटा, तो थीटा थीटा कितना थीटा 2 थीटा, अरे भाई ये थीटा है ये थीटा, थीटा थीटा कितना थीटा 2 थीटा। तो टोटली को गौर से देखो, टोटली अगर 2 थीटा है तो ये भी तो कितना होगा 2 थीटा, बोले क्यों, वही कॉन्सेप्ट फिर से लग गया। अगर दो समानांतर रेखा में जा रहा है तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये 2 थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो इस केस पे यहाँ पे मुझे कितना मिल गया 2 थीटा, कोई दिक्कत। चलिए सर, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला प्रूफ करना है, ध्यान में हमको रखना है कि आर और एफ के बीच एक रिश्ता हमको दिखाना है, तो रिश्ता दिखाना है। तो चलो एक काम करो, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लो तो अच्छा रहेगा। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। भाषा आपने से जैसे भी चाहे बना सकते हैं। माना एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिसका वक्रता त्रिज्या क्या है और एवं फोकस दूरी एफ है। चलो चाहे तो भाषा तो हम और बढ़ा के लिख सकते हैं, बस सफिशिएंट लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें कुछ हम रचना करते हैं फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए। रचना क्या करेंगे बाबू, देखो कोई बहुत बड़ा चीज रचना करने नहीं जाए। रचना का मतलब होता है अपने तरफ से इस पे फिगर पे कुछ काम करना, और फिगर में अपने तरफ से इसलिए काम करना ताकि हमको जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के आंसर तक हम इजीली पहुंच पाए, इसी चीज को रचना कहते हैं। तो रचना हम इस पे क्या करेंगे कि हम अपने मन से यहाँ से, चलो इसका कुछ नाम दे दो यार, एम दे दो, चलो एम, यहाँ एम से हम इस पे एक लंब रेखा खींचते हैं, एम एल। एम से मैंने एक रेखा को लंबवत डाला पीसी पर 90 डिग्री के कोण के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत। ये मैंने रचना किया, यानी एमएल को हम लंब डाल दिया, किस पर डाला, पीसी। यहां हम लोगों ने क्या किया कि एमएल लंब डाल दिया किस पे, पीसी पे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई होगी। और क्यों डाला, एक बहुत बड़ी बात है कि सर ऐसा क्यों किया आपने, कि इस पे लंब डालने की क्या जरूरत पड़ी। इसका जवाब हम आपको बहुत इजीली दे देंगे क्यों ऐसा हुआ। सबसे पहले ये समझिए, आप कल्पना कीजिए कि आपने जो अवतल दर्पण देखा है सैलून में जाके, क्या वो आपको इस तरह का दिखता है, इस तरह से बिल्कुल धसा हुआ नहीं दिखता होगा। आप छुएंगे भी तो हल्का सा फील हो सकता है, लेकिन वो लगभग बिल्कुल आपको देखने में कैसा लगेगा, वो लगभग स्ट्रेट लगेगा, ठीक है जी। अब सोचो कि जब वो स्ट्रेट लगेगा, हम इस पर जब प्रकाश की किरण इस पे मारेंगे, ये हो गया आपका ध्रुव और ये हो गया, इसका सी का वैल्यू कहाँ होगा, ये सोचो यार, ये सोचना बहुत जरूरी है कहाँ सी होगा। इसको पहले देखिए, इसको हम यहाँ से समझाते हैं। देखो समझना बहुत जरूरी है क्या चीज मेरा कहना है। मान लो कि एक बहुत बड़ा दर्पण, गोले दर्पण हम जो लेते हैं, ये बहुत बड़ा गोले दर्पण, इसका एक छोटा सा हम हिस्सा ले लेते हैं, ये बाकी मिटा दीजिए, ये छोटा सा मैंने एक हिस्सा लिया। अब देखो ये देखने में लग रहा होगा क्या, बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है देखने में, लेकिन क्या उसको, वो क्या समतल दर्पण है, बल्कि वो गोले दर्पण से कट के आया। अब मैं इसे कलर कर दिया, ये मैंने इसे कलर कर दिया। अब ये कलर जब कर दिया तो क्या ये कौन सा दर्पण बन गया, ये अवतल दर्पण बन गया। अब हम इसके यहाँ पे ध्रुव दे देते हैं। अब ये वक्रता केंद्र कहाँ हो रहा होगा, बिल्कुल यहाँ मध्य पे रहा होगा, ये इसका लमसम वक्रता केंद्र होगा, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये हो गया इसका मुख्य फोकस। समझो इन सब चीजों से आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा क्या है। अब हम एक प्रकाश की किरण बिल्कुल इसके समानांतर डालते हैं मुख्य अक्ष पे। ये प्रकाश की किरण मैंने डाल दिया। अब ये टकराने के बाद जो सिस्टम कहता है ये मुख्य फोकस से गुजर जाएगा, गुजर गया, तो भैया अभिलंब भी चाहिए। तो अब जो अभिलंब आएगा, तो अभिलंब किधर से आएगा, बिल्कुल ये वक्रता केंद्र को होते हुए आएगा, समझ रहे बात।
अब ये इस कोण के बारे में सोचो, ये कोण कितना छोटा है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये तो हम बताने के लिए, सवाल बताने के लिए थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, लेकिन रियलिटी पूछो तो ये एंगल बहुत ही छोटा एंगल हो जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री का भी से भी छोटा हो जाता है। कितना छोटा हो जाएगा। और अब हम यहां से इस पे लंब डालना चाहते हैं, जो मैंने डाला है इस पे जो लंब डालेंगे, देखो इसी पे आगे गिरेगा, बिल्कुल इसी पे आगे गिरेगा लंब, समझ रहे। तो यहाँ जो मैंने लंब डाला है, यहाँ इसलिए बाबू लंब डाला है कि अभी हम आगे इसको मानेंगे कि ये बिल्कुल क्या है, ये प्लेन, ये जो आईना है, ये जो अवतल दर्पण है, ये बिल्कुल क्या है, सीधा है। तो जब सीधा मानेंगे तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट होगा। इसलिए हम अभी से ही एक फायदा उठा लिए, यहाँ पर से एक लंब डाल दिया, और आगे चल के बोल देंगे कि एल जो है लगभग पी के नजदीक है। क्यों नजदीक है? क्योंकि इसका जो दर्पण का द्वारक है, ये द्वारक जो है बिल्कुल छोटा है। जब छोटा दर्पण अगर हम ले लेंगे, दर्पण का द्वारक, तो निश्चित तौर पर एमएल और एमपी वो लगभग क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर हो जाएगा। अर्थात हम इस बात को डायरेक्टली कहेंगे कि एल पी के काफी करीब है। ये कुछ बातें हैं जिसको आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आइए सब देखते हैं इससे। हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि आर और एफ के बीच कैसा रिलेशन है। सबसे पहले काम हम क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, चूंकि थीटा बहुत छोटा है, थीटा क्या है, बहुत छोटा है, क्लियर। तो जब थीटा बहुत छोटा है तो हम इसे क्या आपको तरीका बताए थे, tan थीटा। थीटा बहुत छोटा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है जी। ये मैंने पूरा अभी से फाउंडेशन लेना तैयार कर दिया, क्योंकि ये हमको आगे चल के मानना है कि ये बिल्कुल कर्व नहीं है, बल्कि ये एक छोटा सा एक दर्पण मैंने लिया हुआ है, नेचुरल दर्पण है और वो अवतल है, लेकिन इसका द्वारक क्या है, बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ये एंगल क्या है, छोटा हो जाता है। और जैसे ही एंगल छोटा हो जाता है तो मुझे क्या लेने का हक है, tan थीटा, जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स बताया हुआ। चलिए सर, अब त्रिभुज ML या MCL एवं त्रिभुज MFL से, मैंने दोनों त्रिभुज से लेना है, त्रिभुज MCL और त्रिभुज MFL से। तो MCL तो थीटा बराबर क्या लिख देंगे, क्या tan थीटा नहीं लिख सकते हैं, ये थीटा बराबर निकालना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो MCL, फिगर को बढ़िया से देखना है, MCL तो लंब बटा आधार, ML बटा आधार CL या LC, नो प्रॉब्लम, LC लिख लीजिए या CL, कोई दिक्कत इससे नहीं है, LC ही लिख लीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ML बटा LC, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज MFL से, अब नाम तो दोनों एक ही बार लिख ही चुके हैं, त्रिभुज MCL और MFL। अब क्या करेंगे, इस एंगल के लिए लेंगे 2 थीटा, तो 2 थीटा को क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा, इसको मिटा दीजिए, tan 2 थीटा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब, लंब तो वही हो जाएगा सर, ML बटा आधार LF, तो 2 थीटा बराबर ML बटा LF, देयरफॉर व्हाट इज थीटा, ML बटा ये 2 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब जरा गौर से समझो, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये दोनों जब आपस में बराबर होगा तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से डायरेक्ट लिख लीजिए, ML बटा LC बराबर ML बटा 2LF, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। अच्छा, ML कटा भी कर सकते हैं, पहले ML कटा दीजिए, तो बचता क्या है हमारे पास, 1 बटा LC बराबर 1 बटा 2LF। अच्छा देखो, कैलकुलेशन है वो सब तुम्हारे हैंड का चीज है, तुम किस तरीका से कैलकुलेशन करना तुमको आसान लग रहा है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब चाहो तो LC को कहाँ भेज दो, ऊपर, तो इधर उल्टा होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो LC, या ऐसा नहीं समझ में आता है कैसे उल्टा रहे सब, ऐसा समझो,
क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, LC को 1 से करो तो LC गुना 1 कितना, LC, और 2LF को 1 से करो कितना हो जाएगा 2LF। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कहीं भी छोड़ सकते, यहाँ भी इक्वेशन 3 मान लेते तो गलत नहीं था, वहां से भी कर सकते, बात एक ही है। अब क्या करेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, फिर वही बात आ गया ना, जब दर्पण का हम द्वारक छोटा मानेंगे तो दर्पण बिल्कुल क्या दिखेगा, मुझे एक प्लेन दिखेगा जो मुझे नेचुरल दिखता है। तो ऐसा बोलेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो एल क्या हो जाएगा, पी के काफी, काफी मतलब बहुत ज्यादा, काफी नजदीक होगा। अर्थात जब एल पी के काफी नजदीक होगा तो एल सी को हम क्या लिखेंगे, जहां हम एल और सी की बात करें तो एल तो आप पी के नजदीक आ गया, तो एल सी को क्या कहेंगे, पीसी। अब पीसी को क्या कहेंगे, पी से सी की बीच की दूरी को क्या कहेंगे, और पहले भी सीख चुके हैं हम लोग। इसी प्रकार एल एफ को हम क्या कहेंगे, ये जो एल एफ है ये एल एफ है, एल एफ एल एफ, एल एफ को हम क्या कहेंगे, पी एफ, और इस पी एफ को हम कहते हैं, पी से एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, छोटी एफ। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में एल सी का मान आर और एल एफ का मान एफ रख देंगे। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो एल सी की जगह रख दीजिए आर और एल एफ की जगह रख दीजिए एफ। तो आर इज इक्वल टू 2f, प्रूफ हो गया। तो r इज इक्वल टू 2f, आज के बाद फॉर्मूला याद रखिएगा, इसलिए f बराबर निकालना होगा तो क्या होगा, r/2। लेकिन ये सिर्फ एक, जब हम सीधा दर्पण लेते हैं, लगभग वो सीधा होना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा गोल टेढ़ा दर्पण है, बिल्कुल गोल है इस तरीका का, तब इसके लिए ये जायज नियम नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझे हैं। अगर किसी भी पॉइंट को समझने में दिक्कत रही होगी तो आप हमसे कांटेक्ट करें, बिल्कुल हम हर संभव